हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के भूगोल का। ये आज हमारा 10वां क्लास है। डॉक्टर एल एन वर्मा की किताब से जो है हम इसको पढ़ रहे हैं। ये आपके जितने भी आगामी एग्जाम है, चाहे सी जी पी एस सी का हो, चाहे सी जी व्यापम का हो, चाहे सी एस सी बी वगैरह का, जो भी एग्जाम आपका आएगा जिसमें छत्तीसगढ़ है, उसके लिए ये बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। आप इस पर लगातार मेरे साथ देखते रहिए। साथ ही मैं जो है मैथ्स रीजनिंग का अमीन पटवारी के लिए भी क्लास स्टार्ट कर दिया हूँ। कोशिश ये रहेगा आज मेरा कि हिंदी का भी मैं जो स्टार्ट करूँ। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आपको दे सकूँ ताकि आपका अमीन पटवारी का जो सिलेबस है, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द कंप्लीट कर ले, उसको नवंबर तक कंप्लीट कर ले ताकि हम रिवीजन कर सके कुछ दिनों में। नवंबर के पहले सप्ताह तक कंप्लीट हो जाएगा तो बाकी के जो दिन है उसमें हम जो है लगभग 1 महीने का जो समय हमारे पास बचेगा उसमें रिवीजन कर पाए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी जो है सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आज एल एन वर्मा की ये 10वां चैप्टर का है। ठीक है, इसके बाद 5 चैप्टर और बचेंगे इसमें। इसके बाद हमारा छत्तीसगढ़ का भूगोल जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो बिल्कुल पूरा वीडियो देखिए शुरू से लेकर अंत तक का, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें ला के जोड़िए ताकि आपके वजह से, है ना, जब जुड़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, है ना। मेरे अंदर भी रहेगा कि मैं आपके लिए लगातार वीडियो बनाऊं। ठीक है, ताकि आप लोग जो है वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा मेरे से जुड़ेंगे, कमेंट करेंगे, तो मुझे भी एक एनर्जी आती, हाँ कि भाई आप कमेंट करते हो, आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए काम करना है। तो सुबह उठ के मैं जो है जल्दी से आपके लिए ये जो है टाइप करता हूँ। फिर कोशिश रहता है कि 10-11 बजे तक मैं वीडियो रिकॉर्ड करके अपने अपलोड कर दूँ। साथ ही मेरा कोशिश रहेगा कि 2 से 3 वीडियो अब मैं आपको दूँ। ठीक है, तो मैथ्स रीजनिंग तो कंटिन्यू आएगा। आज ही मैथ्स रीजनिंग पढ़ेंगे, जो है कंप्लीट करेंगे। वो वीडियो जो है रात तक आएगा। ठीक है, बट इसके बाद हो सकता है मैं छत्तीसगढ़ का इतिहास है ना, राम कुमार बिहार के बुक से, उसको भी जो है अभी अपलोड करूंगा। ठीक है, उसको भी रिकॉर्ड करूंगा जल्दी से टाइप करके। ठीक है, तो आप मैथ्स और रीजनिंग का वीडियो नहीं देखे हैं, उसको बहुत कम लोग देखे हैं, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को जाकर देखिए, लाइक करें, कमेंट करें और बताइएगा कि कैसा लग रहा है वो वीडियो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें ऊर्जा संसाधन। क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन के बारे में बात करेंगे, है ना। आप जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत अगर कहा जाए तो कोयला उत्पादन होता है ना। तापी ऊर्जा का स्रोत कोयला उत्पादन है। साथ ही सौर एनर्जी से भी हम जो है क्या करते हैं, सौर से, सूर्य से, सूर्य के प्रकाश से जो है सौर ऊर्जा हम जो है उत्सर्जित करते हैं, है ना, या बनाते हैं। ये बहुत सारे ऐसे प्लांट लग रहे हैं जहाँ सोलर एनर्जी का उपयोग करके, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। आप जानते हैं सौर कुकर के बारे में आप पढ़े होंगे 6वीं 7वीं क्लास में जब पढ़ते थे, तो वो प्रयोग किए होंगे। ठीक है, तो एनर्जी कितना इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा कितना इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं। बिना इलेक्ट्रिसिटी का आप रह नहीं सकते। तो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कहाँ से होगा? वो होगा आपका उद्योग में, है ना, जितने भी कारखाने हैं, है ना। और वो जो कारखाने क्या करता है, कोयले का उपयोग करता है, और तापी ऊर्जा क्या करता है, तापी ऊर्जा से जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आप जानते हैं तो ऊर्जा सबके लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ऊर्जा या ताप का उपयोग करके, कोयले का उपयोग करके ही विद्युत उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में बात करें तो तापीय ऊर्जा ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप जो है जलीय ऊर्जा जानते हैं। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है जलीय ऊर्जा, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में। पवन ऊर्जा तो नहीं के बराबर है। एक जो है पवन चक्की लगाया गया था, वो भी जो है अब बंद हो चुका है। ठीक है, बालोद जिले में लगा था, अब वो भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सभी प्रकार के जो एनर्जी है उसका इंपॉर्टेंस है, उसको पढ़ना है हमको। ठीक है, तो ऊर्जा क्या है? मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार क्या होता है? ऊर्जा होता है। ऊर्जा से ही वैज्ञानिक, प्रावधिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास होता है। बिना ऊर्जा का कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक है, आर्थिक रूप से सक्षम होने के लिए हमारे जो प्रदेश है उसको भी क्या चाहिए? ऊर्जा ही चाहिए। ठीक है, ऊर्जा संसाधनों को वाणिज्य और एवं गैर वाणिज्य भागों में बांटा जाता है। ठीक है, ऊर्जा के जितने भी संसाधन हैं 2 भागों में बांटा जाएगा, एक वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक। ठीक है, वाणिज्यिक संसाधन के अंतर्गत कोयला आएगा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल शक्ति, परमाणु शक्ति, पवन ऊर्जा। ठीक है, मतलब जिसको खरीदा जाता है, बेचा जाता है। ठीक है, गैर वाणिज्यिक जिसके जैसे जलाऊ लकड़ी, चारकोल, गोबर के उपले और पशु ऊर्जा, इसको आप जो है बहुत कम मात्रा में इसको जो है बनाया जाता है। ठीक है, जलाऊ लकड़ी तो आपको है ना पेड़ से मिलेगा। चारकोल ये भी पेड़ वगैरह से आपका जो कोयला बनता है, चारकोल, है ना। गोबर के उपले तो इसको गांव में आप देखे होंगे, सामान्यतः आप रहते हैं तो गोबर के उपले बनाती हैं महिलाएं। ठीक है, पशु ऊर्जा हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है गैर वाणिज्यिक ऊर्जा है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं अनवनीकृत, है ना, अनवनीकरण या नवनीकरण ऊर्जा, दो भागों में इसको बांटते हैं। अनवनीकरण मतलब जिसका हम जो है एक बार कंप्लीट कर लिए, एक बार खत्म कर लिए, उसके बाद उसको रिन्यू नहीं कर सकते, मतलब नया वो नहीं होगा, उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है। जैसे कोयला, कोयला एक बार अगर आप उपयोग कर लिए, है ना, अगर आपके एरिया में कोयला खत्म होगा, जिस एरिया में आप रहते हैं, मान लो कोयला उत्पादन हो रहा है और सूर्य उस एरिया में जो है कोयला अगर खत्म हो गया, तो इसको बनने के लिए ऐसा नहीं है कि 2-4 साल में बन जाएगा, है ना, या 2-4 दिन में बन जाएगा, इसको बनने के लाखों करोड़ों वर्ष लगेगा। पता नहीं आपकी कितनी पीढ़ी आके चली जाएगी, तभी जाके कोयला फिर से बनेगा, ठीक है। तो ऐसे संसाधन जिसको एक बार हम उपयोग कर लेते हैं और एक बार खत्म हो जाने के बाद जो है दोबारा उसको बनने में बहुत समय लगता है, लाखों करोड़ों वर्ष, कई सालों साल लगता है, ठीक है। ऐसे ऊर्जा संसाधन को हम क्या बोलते हैं, अनवनीकरण बोलते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, परमाणु शक्ति आदि, ठीक है। इसकी मात्रा निश्चित है और सीमित होती है, एक बार समाप्त हो जाने के बाद पुनः बनाना इसको संभव नहीं है। उसके बाद नवनीकरण मतलब ऐसा ऊर्जा जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, जैसे सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, जितना चाहे आप उसका यूज कर लो, जितना चाहे यूज कर लो, क्योंकि सूर्य तो हर दिन आएगा, सूर्य का प्रकाश हर दिन आपको मिलेगा, ठीक है, केवल आपको बरसात के दिन में नहीं मिलेगा, बट आप लगभग जो है प्राय आपको सूर्य का प्रकाश मिलता है, ठीक है। तो आजकल क्या हो रहा है, फोटोवोल्टिक सेल आ गया, जिसकी सहायता से क्या करते हैं, जो सोलर सेल अगर आप देखे होंगे, ठीक है, तो एनर्जी को, सौर एनर्जी को लेते हैं, फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, बहुत सारे प्लांट लग रहे हैं, बड़े बड़े प्लांट लग रहा है, ठीक है। अब राजनांदगांव में जानते हैं, भिलाई में जानते हैं, फ्लोटिंग प्लांट लगा है इसी सौर एनर्जी का। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अब जो है सोलर एनर्जी को, सौर ऊर्जा को जो है प्राथमिकता दी जा रही है। इसीलिए हम छत्तीसगढ़ में, अगर आप जानते भी हैं, तो सौर सोलर पैनल जो है लगाने की सिफारिश की जा रही है सरकार के द्वारा, ताकि आपका जो बिजली है वो मुक्त हो जाए, ठीक है, ताकि आप कम से कम जो है तापी ऊर्जा वाला जो बिजली है उसका उपयोग कम कर सके और सोलर एनर्जी से उत्पादित बिजली का उपयोग ज़्यादा कर सके, ताकि आपका बिजली बिल भी कम आए, है ना। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ है, ठीक है, जो डिपेंड करता है कि सोलर एनर्जी, लेकिन सोलर एनर्जी जरूर फायदेमंद है, लेकिन इसके कुछ निगेटिव पॉइंट भी है ना, बहुत सारे निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि सोलर एनर्जी आप लगाएंगे, सोलर पैनल आप घर में अगर लगाते हैं, है ना, इसका तो क्या है, बहुत सारा बैटरी की आवश्यकता होगा, लिथियम आयन बैटरी की जरूरत पड़ेगा। अब उस बैटरी का, अब आप लगाएंगे तो उस बैटरी का अब जो है मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, तो कहीं नहीं एक खर्चीला है अभी भी। तो सरकार की कोशिश ये रहती है कि इसमें आपको अनुदान दिया जाए, और अनुदान देने के बाद, ठीक है, इसको आप लगा सकते हैं, फिर भी ये कहीं ना कहीं जो है तापी ऊर्जा से अभी भी महंगा है, तापी ऊर्जा से अभी भी ये महंगा पड़ेगा आपको, ठीक है, इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। तो हर चीज़ का एक जो है पॉजिटिव पॉइंट होता है, निगेटिव पॉइंट होता है। जैसे तापी ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो कोयला लगता है, कोयला से पॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। आप जहाँ भी देखे होंगे विद्युत जहाँ उत्पादन होता है उसके आसपास क्षेत्र में कोयले का उपयोग हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ के आसपास में डस्ट बहुत है, ठीक है। पेट्रोलियम है तो वहाँ भी कहीं ना कहीं बीमारी है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ है कि अगर पॉजिटिव पॉइंट भी है तो निगेटिव पॉइंट है, तो पॉजिटिव और निगेटिव एक साथ रहता है, ठीक है, दोनों को जो है बैलेंस करके चलना पड़ता है, ठीक है। तो नवनीकरण और अनवनीकरण जो है ऊर्जा के बारे में हमने बात किया। नवनीकरण क्या होता है, जो समाप्त नहीं होता है। अनवनीकरण क्या होता है, एक बार समाप्त होने के बाद उसको पुनः नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ऊर्जा को परंपरागत और गैर परंपरागत दो भागों में बांटते हैं। विश्व में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत परंपरागत ऊर्जा जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस होता है, ये परंपरागत है। गैर परंपरागत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल शक्ति, बायोगैस इत्यादि जो है गैर परंपरागत स्रोत है। प्रदेश में शक्ति के प्रमुख साधन कोयला और विद्युत शक्ति है, याद रखें हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोयला ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोयला से जो है सामान्यतः विद्युत उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कोयला के बारे में। छत्तीसगढ़ में कोयला कहाँ कहाँ मिलता है, कितना इसका भंडार है और कितना उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ में कोयला का प्रचुर भंडार जो है 54,912 मीट्रिक टन है। प्रदेश में कुल भंडार का 17.91% है, ठीक है। प्रदेश जितना भी कोयले का भंडार है पूरे देश में, उसका 17.91% जो है छत्तीसगढ़ में है। देश के कुल उत्पादन का, देश में जितना भी कोयला उत्पादन करता है सभी राज्य, सबको मिलाने से 100% उत्पादन होगा, तो उसी 100% में 22.13% जो है हमारा छत्तीसगढ़ का योगदान है। प्रदेश में कुल राजस्व प्राप्ति का कोयला का योगदान जो है 50.33% है। अगर प्रदेश में 100% राजस्व मिलता है, उसमें से 50.33% जो है कोयला से मिलता है। इसको ध्यान रखेंगे, इसे काला हीरा के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग ताप विद्युत के साथ साथ सीमेंट में, ठीक है, इस्पात उद्योग में किया जाता है। कोयले ने परिवहन उद्योग, व्यापार और कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दी है, जिसके कारण 19वीं सदी के प्रारंभ में कोयले को काला सोना के रूप में जाना जाने लगा, ठीक है। मतलब इस कोयले को क्या बोलते हैं, काला सोना भी कहते हैं।
प्रदेश में अधिकांश भागों में गोंडवाना योगिन शैलों से कोयला प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि कोयला किस पत्थरों चट्टानों से मिलता है, तो गोंडवाना चट्टानों से, गोंडवाना पत्थरों से जो है हमको कोयला देखने को मिलता है। ठीक है, कुल भंडार कितना है, ठीक है, कितना परसेंट है, परसेंटेज में वैल्यू दी हुई है, आप फ्लो डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कोरबा में हसदो एवं सहायक नदियों की घाटी में जो कोयला है ना, हमेशा आपको ज़्यादातर नदी घाटी के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, सरगुजा के विश्रामपुर, किरमिरी, झिलमिली, लखनपुर, जोहिला, सोनहत, तातापानी और रामकोला, और रायगढ़ में केलो, मान नदियों की घाटियों के किनारे जो है आपको कोयला देखने को मिलेगा। कोरबा कोयला क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है, अब जानते हैं। ठीक है, गेवरा माइंस के बारे में आप सुने भी होंगे। ठीक है, तो जो है कुसमुंडा माइंस, गेवरा माइंस, ये सब माइंस के बारे में सुने हैं, जो कोयला उत्पादन करता है, जहाँ से कोयला उत्पादन होता है। तो उत्पादन की दृष्टि से कोरबा जो है प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। कोरबा क्षेत्र में लगभग 11,755.66 मीट्रिक टन कोयला का भंडार है। यह क्षेत्र 626 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, मतलब 626 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है, और वहाँ 11,755.66 मीट्रिक टन कोयला का भंडार है। हसदो नदी के क्षेत्र के मध्य ये बहती है, मतलब इसके मध्य से कौन सा नदी बहती है, हसदो नदी बहती है। लगभग 320 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये विस्तृत है। यहाँ के प्राय प्रत्येक नदी नालों में कोयला के निक्षेप आपको देखने को मिलेंगे। ऊंचे भागों में कोयले का निक्षेप अधिक मिलता है। बराकर समूह की शैलों में प्रसिद्ध हसदो कोल फील्ड और रामकोल कोल फील्ड स्थित है। कहाँ स्थित है, बराकर समूह में। बराकर समूह में कौन कौन से कोल फील्ड स्थित है, हसदो कोल फील्ड और रामपुर कोल फील्ड, इंपॉर्टेंट है। यहाँ की रेत पत्थर की चट्टानें भूमिगत खानों के लिए एक मजबूत छत प्रदान करती है। यहाँ बराकर चट्टानों में कई कोयले की खाने हैं। ठीक है, जैसे कोयले की खुदाई होती है तो रेत पत्थर यहाँ के जो है बहुत क्या है, बोल सकते हैं मजबूत है, जिसके कारण ये छत के रूप में जो है उसको सुरक्षा प्रदान कर देती है ना। हसदो नदी के दाहिने किनारे कोरबा के दक्षिण में 36.30 मीटर मोटी कोयले की परत है, जो 21.2 मीटर नीचे सेल चट्टानों के नीचे है। ध्यान रखेंगे, तो हसदो नदी के दाहिने किनारे कोरबा के दक्षिण में 36.30 मीटर मोटी परत है कोयले की, जो 21.2 मीटर नीचे सेल चट्टानों के नीचे है। जो चट्टान है जिसका नाम सेल चट्टान है उसके नीचे है। ठीक है, हसदो के दक्षिण भाग में दाहिने किनारे भी कोयला दिखाई देता है। हसदो नदी के दाहिने किनारे 19.8 मीटर मोटी परत कोयला आपको दिखाई पड़ेगा, मतलब हसदो नदी के दोनों छोर आपको कोयला दिखाई पड़ेगा, यही है बात। अब एक की मोटाई है 36.30 मीटर की, जो मोटाई से कोयला जो है भंडारित है, और एक जगह अब दूसरी ओर जो है 19.8 मीटर की मोटाई से जो है कोयला भंडारित है। ठीक है, लाफा के 5 किलोमीटर, लाफा से 5 किलोमीटर उत्तर में भी कोयले का निक्षेप आपको देखने को मिलेगा। हसदो के बाएं किनारे मानिकपुर के निकट 2 कोयला के खाने हैं। विश्रामपुर के निकट दूसरा निक्षेप कचांदी नाला के पास, जो विश्रामपुर से 3.2 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, यहाँ भी कोयला देखने को मिलेगा। कोरबा के उत्तर और उत्तर पूर्व में विभिन्न तहों पर कोयले की परतें आपको दिखाई देगी। केसला के उत्तर में 3 निक्षेप आपको मिलेगा कोयला का, जिसकी मोटाई 0.9 मीटर, 1.2 मीटर, 1.5 मीटर आपको देखने को मिलेगा। पहाड़ी क्षेत्र में कोयला की परतें की मोटाई अपेक्षाकृत अधिक होती है। इस तरह से 2 जमाव आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से 3.4 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व में पत्रियापाली के उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसमें 3 क्षेत्रों में कोयले की परत आपको दिखाई पड़ेगी, जिसकी मोटाई है 1.8 मीटर, 3.6 मीटर और 5.4 मीटर। मतलब कोरबा क्षेत्र में बहुत आया आपको कोयला देखने को मिलेगा, लगभग सभी जगह कोयला देखने को मिलेगा। परसा खोल के 3.2 किलोमीटर की दूरी में पूर्व में 5 मीटर मोटी आपको कोयले का परत दिखाई देगा। दूसरे परत की मोटाई 6.7 मीटर है। छुईहा के उत्तर पूर्व में ये स्थित है। ठीक है, यहाँ कोयले की खाने हैं, सूरा कछार BC, बी और सी जगह है ना, राजगामर B, मानिकपुर F, ढेलवाड़ी BC, मुकुंद है ना, कुसमुंडा F और गेवरा EF में आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, कोयला। तो मैं आपको बताया जैसे गेवरा माइंस, कुसमुंडा माइंस, ढेलवाड़ी आप जाएंगे, मानिकपुर, राजगामर और सूराकछार, ये इन सब जगह जो है आपको कोयला की खाने जो देखने को मिलेगा, माइंस देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मांड किलो घाटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मांड किलो की घाटी है। प्रदेश में सबसे अधिक कोयले का भंडार मांड और केलो नदी घाटियों में आपको देखने को मिलेगा। भंडार की बात की जा रही है। मांड घाटी और केलो घाटी में 21,853.6 मीट्रिक टन कोयले का अनुमानित भंडार है। ठीक है, मांड नदी घाटी कोयला क्षेत्र कोरबा कोयला क्षेत्र के पश्चिम से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखेंगे कौन से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, पश्चिम से जुड़ा हुआ है। डोमनारा के पास 2 खाने हैं, जिसमें 1939 में प्रारंभ किया गया था, है ना, जो रायगढ़
कोयला क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में कोने में स्थित है। यहाँ 518 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये स्थित है। डोमनारा और बरौद की खाने प्रसिद्ध है। ध्यान रखें कहाँ की खाने प्रसिद्ध है, डोमनारा और बरौद की खाने प्रसिद्ध है। रायगढ़, खरसिया, घरकोड़ा, धर्मजयगढ़ के खाने जो है विस्तृत है। ठीक है, सरगुजा कोयला क्षेत्र की बात करते हैं। इसके अंदर सरगुजा जिले के विश्रामपुर, तातापानी, रामकेला, लखनपुर कोयले के क्षेत्र जो है आते हैं। ध्यान रखेंगे सरगुजा में कौन कौन सा, विश्रामपुर हो गया, तातापानी, रामकेला, ठीक है, और लखनपुर कोयले के क्षेत्र आते हैं। विश्रामपुर कोयला क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। इसका विस्तार जो है 1036 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ 1630 मिलियन टन कोयले का आपका संचित भंडार देखने को मिलेगा। यहाँ का कोयला जो है उत्तम किस्म का कोयला है। विश्रामपुर का जो कोयला है उत्तम किस्म का कोयला है। ध्यान रखेंगे ये फ्लो चार्ट में बना हुआ कहाँ कहाँ कितना कितना भंडार है। आप इसको जो है PDF से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ लिखा है पॉइंट वो सबको आपको अपने नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं तातापानी। रामकोला कोयला क्षेत्र का विस्तार सरगुजा के उत्तरी भागों में है। इस कोयला क्षेत्र का विस्तार 260 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जहाँ 3086 मिलियन या मीट्रिक टन जो है कोयले अनुमानित है। लखनपुर कोयला क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। यह सरगुजा के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इस कोयला क्षेत्र का विस्तार लगभग 340 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यहाँ उत्तम श्रेणी के कोयले का भंडार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ 459 मीट्रिक टन जो है कोयला जो है अनुमानित है। अब बात करते हैं कोरिया का कोयला क्षेत्र। इसके अंतर्गत आपको चिरमिरी, सोनहत, झिलमिली क्षेत्र आते हैं। यह कोरिया के दक्षिण भाग में स्थित है, कोरिया जिले के दक्षिण भाग में। अब ये मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी एरिया हो गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, बट हम LN वर्मा की किताब से पढ़ रहे हैं इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट इसको लाइन टू लाइन दे देगा तो आज भी आंसर यही लिया जाएगा, है ना, क्योंकि वो बुक के अनुसार लेते हैं उन लोग आंसर। तो ध्यान रखेंगे, आप अपने हिसाब से इसको करेंट डाटा के साथ मैच कर सकते हैं, बट हम डॉक्टर LN वर्मा की किताब पढ़े तो उसके हिसाब से हम बात करेंगे भी, है ना। तो इसके अंतर्गत चिरमिरी, सोनहत, झिलमिली के क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र का विस्तार लगभग 130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। यहाँ कोयले का संचित भंडार जो है 1012.6 मीट्रिक टन मिलेगा। सोनहत कोयला क्षेत्र कोरिया के पूर्वी भागों में स्थित है। इस क्षेत्र का विस्तार जो 852 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, यहाँ 95 मिलियन टन, ये इंपॉर्टेंट है, कितना मिलियन टन, नॉन कोकिंग कोयला है, इसको याद रखें। नॉन कोकिंग कोयला कहाँ मिलता है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो सोनहत में मिलता है। ठीक है, 95 मिलियन टन इसका भंडार है। ठीक है, इसको नॉन कुकिंग कोयला कहते हैं, ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, झिलमिली कोयला क्षेत्र का विस्तार कोरिया के दक्षिण पूर्व भाग में है। इसका विस्तार 180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। इस क्षेत्र में 300 मीटर मोटे संस्तर पाए जाते हैं। मोटाई में आपको कोयला मिलेगा 300 मीटर मोटे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो बहुत ज़्यादा कोयला का यहाँ स्तर पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्षेत्र है, सरगुजा में कौन कौन सा क्षेत्र है, कोरिया में कौन सा क्षेत्र है, हसदो रामपुर कोयला क्षेत्र में कौन सा एरिया आता है, तो ये सबको आप देख सकते हैं। ठीक है, हसदो रामपुर कोयला क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। इस क्षेत्र का विस्तार बिलासपुर, कोरबा, कोरिया, सरगुजा के जिलों के समवर्ती क्षेत्रों में है। इसका विस्तार लगभग 1035 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। यहाँ के कोयले का निक्षेप हसदो नदी के किनारे तथा रामपुर में है। यहाँ के कोयले की परत की मोटाई 30 मीटर के आसपास अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं विद्युत शक्ति के बारे में। कोयला है तो वहाँ से विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। विद्युत को शक्ति का द्वितीय स्रोत कहते हैं। बिजली के स्रोत के रूप में सर्वाधिक उत्पादन तापीय ऊर्जा की होती है। छत्तीसगढ़ देश का ऊर्जा आधिक्य वाला राज्य है। इसे देश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ से दिल्ली, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों को जो पावर ग्रिड के माध्यम से क्या किया जाता है, बिजली की सप्लाई की जाती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं कि कैसे बिजली बनना प्रारंभ हुआ, कब से ये चालू हुआ। तो रायपुर म्युनिसिपल कमेटी ने 1926-27 में रायपुर शहर में जल आपूर्ति हेतु विद्युत की व्यवस्था करने हेतु 2.5 लाख रुपए खर्च करने की आवश्यकता महसूस की। 19 मार्च 1928 को कलकत्ता की एक फर्म ने पानी की आपूर्ति के लिए बिजली की व्यवस्था अक्टूबर 1928 से प्रारंभ हुई। तो कब से, 19 मार्च 1928 को कलकत्ता की एक जो कंपनी को ये लोग आवेदन देते हैं और 1928 से ये जो है प्रारंभ होता है। 1939 में 240 किलोवाट क्षमता वाले पावर स्टेशन की स्थापना की गई रायपुर में। इसी समय शहर में बिजली आपूर्ति हेतु एक योजना बनाकर मद्रास को भेजा गया। वह रिपोर्ट 1945 में प्राप्त हुआ। 1946-47 में 1950-51 तक 1946-47 से 1950-51 तक राज्य की विद्युत व्यवस्था पूर्वी ग्रिड सिस्टम से की जाने लगी। इसी अवधि में शासकीय विद्युत विभाग की स्थापना हुई। कब, 1940-47 से लेकर 50-51 तक। 1950 के अंत तक रायपुर पावर स्टेशन की उत्पादन क्षमता 4000 किलोवाट हो गई।
तथा सन 1953 में मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के अंतर्गत ये आ गया। ठीक है। सन 1958 में भिलाई पावर हाउस से पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति होने लगी। अप्रैल 1959 में कोरबा ताप विद्युत गृह से बिजली की आपूर्ति होने लगी। छुई खदान विद्युत केंद्र की स्थापना 1926 में, राजनांदगांव में 1928 में, खैरागढ़ में 1930 में। इन 3 केंद्रों पर डीजल तेल से चलने वाले मशीनों से विद्युत उत्पादन होता था। 1952-53 के दौरान राजनांदगांव विद्युत केंद्र ने केवल निम्न तथा मध्यम वोल्टता की औद्योगिक विद्युत बेची। मई 1953 से रायपुर विद्युत केंद्र से विद्युत की पूर्ति की जाने लगी। अगस्त 1957 में भिलाई में 6000 किलोवाट की क्षमता वाले विद्युत उत्पादन केंद्र की स्थापना हुई। यह डीजल से चलने वाला विद्युत उत्पादन केंद्र था। रायगढ़ रियासत में 1948 के पूर्व रायगढ़, जसपुर और सारंगगढ़ में छोटे छोटे विद्युत केंद्र थे। 1948 में रायगढ़ विद्युत केंद्र की स्थापित की गई। 100 किलोवाट इसकी क्षमता थी। जसपुर में 37 किलोवाट क्षमता की, सारंगगढ़ में जो है 35 किलोवाट क्षमता की जो है विद्युत केंद्र स्थापित की गई। सबसे पहले 1924 में सारंगगढ़ में, 1931 में रायगढ़ में, सन 1941 में जसपुर में विद्युत केंद्र बनाया गया। सन 1950 में रायगढ़ विद्युत केंद्र स्थापित की गई जिसकी क्षमता 100 किलोवाट थी और उपभोक्ता की संख्या 273 थी। 1960-61 में इसको बढ़ाया गया और इसकी क्षमता यहाँ जो उत्पादन क्षमता 500 किलोवाट किया गया। ठीक है, 500 और 100 किलोवाट थी। ठीक है, 2 बनाया गया और यहाँ जो उपभोक्ताओं की संख्या कितनी हो गई, 1311 हो गई। ध्यान रखें, पहले 273 थी, अब 1311 उपभोक्ता इसके हो गए। ठीक है, 1960-61 की बात किया जा रहा है। ठीक है, बिलासपुर शहर में विद्युत आपूर्ति के बारे में लोगों ने 1933 और 34 में सोचना प्रारंभ किया। दूसरे वर्ष लाहौर विद्युत आपूर्ति कंपनी को शहर की विद्युत आपूर्ति हेतु आदेश प्रदान किया गया। इसके बाद 1935-36 में सेंट्रल इंडिया कंपनी को आदेश ट्रांसफर कर दिया गया। इस तरह बिलासपुर शहर को 1935-36 में जो है विद्युत आपूर्ति की जाने लगी। अब बात करते हैं ताप विद्युत की। छत्तीसगढ़ में तापी उत्पादन का प्रारंभ कोरबा से हुआ। जहां विद्युत का उत्पादन कोयले से होता है, इसे तापी विद्युत कहते हैं। ठीक है, कोरबा का ताप विद्युत केंद्र एशिया का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र माना जाता है। प्रथम विद्युत संयंत्र का निर्माण 25 जून 1957 को प्रारंभ हुआ। इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, प्रथम विद्युत संयंत्र का निर्माण 25 जून 1957 को प्रारंभ हुआ और 1 मार्च 1959 को वितरण जो है प्रारंभ किया गया। प्रारंभ में 33 मेगावाट के 3 तथा 10 मेगावाट के 1 संयंत्र की स्थापना हुई। इसके पश्चात मई 1963 में 200 मेगावाट का विस्तार कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें 50 मेगावाट के प्रथम संयंत्र का प्रारंभ 5 सितंबर 1966 में हुआ और दूसरे 50 मेगावाट का संयंत्र का प्रारंभ 16 मई 1967 को प्रारंभ हुआ। इसके बाद पुनः 50-50 मेगावाट संयंत्रों का निर्माण कार्य जारी रहा और 1967 के अंत तक बनकर सब तैयार हो गया। कोरबा नगर में 1981 में 120 मेगावाट क्षमता वाले 2 संयंत्रों की स्थापना की गई। इस तरह छत्तीसगढ़ में कुल ताप उत्पादन क्षमता 540 मेगावाट हो गई। ठीक है, जहां कोरबा 210 मेगावाट क्षमता के 4 संयंत्रों की स्थापना की गई। कोरबा में 3 विद्युत केंद्र स्थापित है, जिसमें कोरबा विद्युत केंद्र, हसदेव ताप विद्युत गृह और कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। कोरबा में 1982-83 में विश्व बैंक के सहयोग से नेशनल सुपर थर्मल पावर एनटीपीसी केंद्र की स्थापना की गई 1982-83 से की गई, जिसमें कोरबा नगर में 2370 मेगावाट विद्युत का अतिरिक्त उत्पादन होने लगा। नेशनल सुपर थर्मल पावर द्वारा सीपत बिलासपुर में देश का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, अब बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, वर्तमान में, जिसमें 2640 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता हो गई। यह देश की सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित पहली परियोजना है। प्रथम चरण में 660 मेगावाट जो है क्षमता की 3 इकाइयां स्थापित होगी। निजी क्षेत्र द्वारा प्रदेश में ताप विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, जो निम्नांकित है। तो किसके किसके द्वारा जो है, कौन कौन से प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जो विद्युत का उत्पादन करती है, उसको देखते हैं। तो जिंदल पावर लिमिटेड नई दिल्ली 1000 मेगावाट, रायगढ़ में इसका उत्पादन होता है। भिलाई पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड नई दिल्ली 500 मेगावाट, भिलाई में इसका उत्पादन होता है। आरपीजी कंपनी कलकत्ता 500 मेगावाट, कोरबा से में इसका उत्पादन होता है। इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड मुंबई 420 मेगावाट, कोरबा में इसका उत्पादन होता है। मध्य भारत पावर कारपोरेशन लिमिटेड रायपुर 300 मेगावाट, कोरबा में इसका उत्पादन होता है। ठीक है, कंपनी कहाँ कहाँ की है और उत्पादन जो है कोरबा में होता है, भिलाई में होता है, रायगढ़ में होता है। तो ये नाम लिखा हुआ है यहाँ जहाँ उत्पादन होता है और कहाँ कहाँ की कंपनी है उसके पीछे में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए राज्य में प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना के बारे में बात करते हैं। तो भैंसा थान सूरजपुर में 1000 मेगावाट का ताप विद्युत परियोजना है, जिसमें 500 मेगावाट का 2 यूनिट लगेगा। छत्तीसगढ़ राज्य एवं KSK का संयुक्त उपक्रम जांजगीर चांपा 150 मेगावाट का।
छत्तीसगढ़ एवं गुजरात राज्य का संयुक्त उपक्रम 500 मेगावाट का। कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह 2 यूनिट है 250 वाट का, 250 मेगावाट का, तो 500 मेगावाट इससे उत्पादन होगा। कोरबा पश्चिम विस्तार ताप विद्युत गृह 500 मेगावाट 5 सितंबर 2013 से उत्पादन प्रारंभ हो गया। लोको अमरकंटक ताप विद्युत गृह 250 मेगावाट का 2 यूनिट 500 मेगावाट पश्चिम ग्रिड में इसका उत्पादन होता है। ग्राम मड़वा ताप विद्युत परियोजना जिला जांजगीर चांपा में 500 मेगावाट का 2 यूनिट क्षमता जो प्रस्तावित उस समय था, अब ये जो है प्रारंभ हो चुका है। जल विद्युत के बारे में बात करते हैं। जिन स्थानों पर ऊंचाई से गिरने वाले जल की शक्ति से विद्युत उत्पन्न की जाती है उन्हें जल विद्युत उत्पादन केंद्र कहते हैं। मतलब जल से जो बिजली बनाई जाती है, ठीक है, इसके लिए क्या जरूरी है कि जल का जो है ऊंचाई से गिरना आवश्यकता है, क्योंकि वो टरबाइन को घुमा सके। टरबाइन जैसे घूमेगा तभी जो है बिजली का उत्पादन होगा, बिना टरबाइन के घूमे जो है बिजली का उत्पादन नहीं हो सकता है। यह प्रदूषण रहित स्रोत है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। प्रदेश की नदियों में जल विद्युत उत्पादन की प्रबल संभावना है, किंतु इससे बहुत कम जो है जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। राज्य में कुल जल उत्पादन क्षमता जो है 138.7 मेगावाट है। 120 मेगावाट तो अकेले हसदो नदी से जो है उत्पादित होता है, ठीक है, बाकी जो है अन्य नदियों के माध्यम से, ठीक। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो बोधघाट जल विद्युत परियोजना क्षमता जो है 4 यूनिट लगा है, 125 मेगावाट का टोटल 100 जो है 500 मेगावाट जो है जल विद्युत उत्पादन प्रस्तावित है। एशियन बैंक की सहायता से जल विद्युत परियोजना गंगरेल धमतरी उत्पादन देखो 4 यूनिट 2.5 मेगावाट की, तो 10 मेगावाट। सीकासार लघु जल विद्युत परियोजना गरियाबंद उत्पादन क्षमता 2 यूनिट है 3.5 मेगावाट का, तो टोटल 7 मेगावाट उत्पादन यहाँ से होता है। मटनार जल विद्युत परियोजना उत्पादन क्षमता 3 यूनिट है 20 मेगावाट का, तो 60 मेगावाट। 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये जो है उत्पादन प्रस्तावित है, अभी तक ये चालू नहीं हुआ है, ठीक है। लघु जल विद्युत परियोजना कोरबा में 2 यूनिट 0.85 मतलब 1.7 मेगावाट जो है प्रस्तावित है, ठीक है। लघु मल विद्युत गृह रुद्री उत्पादन क्षमता 0.20 मेगावाट। मिनी माता हसदो बांगो जल विद्युत परियोजना 1994-95 क्षमता 3 यूनिट लगे हैं 40 मेगावाट का, तो 120 मेगावाट टोटल उत्पादन होता है, जो कोरबा के माचाडोली में स्थित है, ठीक है। तो आप जानते हैं ये सब ऑलरेडी आप जल विद्युत वाले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पहली बार है, तो बिल्कुल आप इसको पढ़िए। साथ ही जो है आप करेंट डाटा के साथ इसको मैच करके पढ़ेंगे, क्योंकि करेंट डाटा का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस बुक को पढ़ाने का यही कारण है क्योंकि इसमें डेट दिया हुआ है, बहुत सारे डेट ऐसे मिलेंगे जो अन्य बुक में नहीं दिया है, डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में बात करते हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य की पहचान निरंतर बनती जा रही है। यह ऊर्जा के स्रोत में घरेलू एवं उद्योग क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। प्रदेश में गैर परंपरागत ऊर्जा विकास के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर व जगदलपुर में है। इसके अंतर्गत अब तक 7.4 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजनाएं जो है स्थापित की गई है। राज्य में अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी छत्तीसगढ़ में अक्षय ऊर्जा स्रोत की असीम संभावना है। प्रदेश की राजधानी में स्थित ऊर्जा पार्क राज्य में अक्षय ऊर्जा स्रोतों के लिए कार्य आयोजना बनाने के लिए विभिन्न राज्यों और प्रदेशों में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करेगी। बायोगैस के बारे में बात करते हैं तो प्रदेश में रायपुर और बिलासपुर में 8 मेगावाट क्षमता की बायोगैस संयंत्र जो है संचालित है। बायोमास की बात करते हैं, पौधों तथा कचरों से ऊर्जा उत्पादन करने की प्रक्रिया को बायोमास कहते हैं। पौधे, बैक्टीरिया, एंजाइम आदि को जलाने से ऊर्जा मिलती है, इसे बायोमास ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए नए नए क्षेत्रों की खोज की जा रही है। प्रदेश में इसकी सबसे बड़ी संभावनाएं हैं। जब हवा की गति तेज होती है तो पवन ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। पवन ऊर्जा के लिए वायु की गति 8 से लेकर 23 मीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए, इससे कम गति में पवन ऊर्जा नहीं चल सकेगी। राज्य में वायु की औसत गति प्रति सेकंड 9.4 मीटर है, अतः प्रदेश में पवन ऊर्जा उत्पादन की स्थिति जो है अनुकूल है। और बालोद जिला के में एक कॉलेज में लगाया गया है जो कि अब बंद है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। सौर ऊर्जा के बारे में बात करते हैं तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सूर्य की विकिरण द्वारा पृथ्वी को ताप की प्राप्ति होती है। सूर्य लगातार पृथ्वी को ऊर्जा की पूर्ति करता रहता है। सौर ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में बदलने सौर बैटरियों के माध्यम से है ना भोजन पकाने, ये सौर बैटरी नहीं होगा, सौर कुकर के माध्यम से भोजन पकाने और बैटरी के माध्यम से है ना विद्युत उत्पादन करके जल गर्म करने, खाद्यान्न तथा फलों को सुखाने, लकड़ियों का प्रसंस्करण करने, पानी को साफ करने, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने का यह कार्य होता है, ठीक है। औद्योगिक जिला दुर्ग में बात करते हैं तो सौर ऊर्जा के संयंत्र कहाँ कहाँ हैं जहाँ से
सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, तो शासकीय पॉलिटिकल कॉलेज दुर्ग है ना, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज दुर्ग। वन मंडल, शिकारी टोला, अंजोरा के पशु प्रजनन क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जो है क्या होता है, विद्युत उत्पादन किया जा रहा है सौर ऊर्जा से। ठीक है। दंडकारण्य के भोपालपट्टनम एवं उसूर विकास खंडों में लगभग 95 गांवों में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के माध्यम से सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली से के माध्यम से विद्युतीकरण जो है किया गया है। अचानक मार्ग व तमोर पिंगला अभ्यारण्य के लगभग 35 गांवों के लिए यह योजना प्रस्तावित है। सौर पथ प्रकाश संयंत्र की स्थापना गरियाबंद महासमुंद जिले के बारनवापारा अभ्यारण्य क्षेत्र में 171 सौर पथ संयंत्र तथा राजनांदगांव जिले के दलदरी में 5 सौर पथ संयंत्र लगे हैं। तो कहाँ कहाँ लगे सौर पथ संयंत्र, उसको ध्यान रखेंगे, गरियाबंद महासमुंद और राजनांदगांव जिले में ये लगा हुआ है। ठीक है। सौर ऊर्जा विकास निगम की ओर से 7 सामुदायिक और सौर प्रकाश संयंत्र लगाए गए हैं, जो राजनांदगांव के ऊर्जा ग्राम, गवर गांव, कुल्हाड़ी घाट, शोभा दुर्ग जिले के बंजारी व कोड़े का समय है। प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति जो 2012 से 2017 तक थी, अब ये समाप्त हो चुकी है। ठीक है, फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। इसके निम्न बिंदु है, कौन कौन से बिंदु है? राज्य में सौर विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करना और विकसित करने के लिए प्रेरित करना, विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अधिक बढ़ाना, पहुंच विहीन व दूरस्थ क्षेत्रों में ग्रामीण को विद्युत आवश्यकता की पूर्ति हेतु स्थानीय स्तर पर सौर अनुप्रयोगों को प्रोत्साहित करना, राज्य में विकेंद्रीकृत उत्पादन और वितरण को बढ़ावा देना, ऐसे क्षेत्रों के लिए कुशल और अकुशल क्रियाशील व्यक्तियों की व्यवस्था करना, इससे संबंधित नई परियोजनाओं को जो है प्रोत्साहित करना, इससे संबंधित उत्पादन तथा निर्माण से संबंधित सहायक उद्योगों पर बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावनाओं को तलाशना, स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना। तो ये 8 पॉइंट है, 8 बिंदु है सौर ऊर्जा नीति के, जिसको आप पढ़ सकते हैं। ये 8 बिंदु जो है आपको इस लाइन डायग्राम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब वर्तमान डेटा के हिसाब से बात करते हैं, वो तो रहा पुराना डाटा जो डॉक्टर एलन वर्मा की किताब में दिया हुआ है। अब आपको वर्तमान को याद रखना है, वर्तमान कितना विद्युत उत्पादन होता है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो टोटल कितना विद्युत उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में, तो 2978.70 मेगावाट बिजली का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है वर्तमान समय में। इसको ध्यान रखेंगे, 1978.70। पहले ये बहुत ज्यादा हुआ करता था, अब धीरे धीरे जो है डीकमिशनिंग किया गया कई प्लांटों को, जिसके कारण ये क्षमता फिर से कम हो गई। तो 2978.70 मेगावाट टोटल बिजली का उत्पादन होता है। किससे? ताप बिजली की बात की जा रही है। ठीक है। अब इसमें जल देखो, जल विद्युत कितना है, तो 138.70, ये नहीं बदला है, वो ऐसी है। ठीक है। अब याद रखेंगे कौन कौन सा ताप विद्युत गृह है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व में 2 यूनिट लगा है, 250 मेगावाट का, टोटल 500 मेगावाट। कब से चल रहा है ये? 2007 से ये प्रारंभ हुआ है। हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम में तो 4 यूनिट है, 210 मेगावाट का, 840 मेगावाट उत्पादन होता है। 1983 से 1986 के बीच के जो है ये प्रारंभ हुआ। कोरबा पश्चिम विस्तार संयंत्र है, 1 यूनिट है 500 मेगावाट का। ठीक है, 2013 से प्रारंभ हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा जांजगीर चांपा 2 यूनिट है 500 मेगावाट का, 1000 मेगावाट उत्पादन होता है 2016 से। टोटल कितना हो गया ये? 2840 मेगावाट। ठीक है, 2840 मेगावाट। अब ये होगा 2840। उसके बाद आपका जल है, तो जल में मिनिम आता है, तो 3 यूनिट लगा है 40 मेगावाट का, 120 मेगावाट। ठीक है। जल विद्युत गंगरेल में आप पढ़े हैं 4 यूनिट लगा है 2.5 मेगावाट का, तो 10 मेगावाट उत्पादन यहाँ से होता है। सीकर साल में 2 यूनिट लगा है 3.5 का, 7 मेगावाट यहाँ से। और लघु जल विद्युत कोरबा पश्चिम में 2 यूनिट लगा है 0.85 का, 1.70 यहाँ से उत्पादन होता है। तो 2840 प्लस 138 है ना, 138.70, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2978.70 मेगावाट जो है बिजली का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गया। इसको आपको याद रखना है, पूरा लाइन टू लाइन याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछा जाता है। खासकर ये मड़वा जांजगीर चांपा आपको नहीं भी भूलना है, 2 यूनिट है 500 मेगावाट का, यहाँ से इसको कई बार पूछा गया है। उसी प्रकार जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वालों को भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है इसमें कि देखो, इसमें ना एक चीज पीएलएफ फैक्टर भी पूछा जाता है। ये परसेंटेज है पीएलएफ फैक्टर का 73.61% अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जल विद्युत ये आपको दिया हुआ, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाला आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब आपको याद रखना है बीपीएल कनेक्शनों की संख्या लाखों में। तो बीपीएल परिवार
को जहाँ से बिजली उत्पादन मतलब बिजली प्रोवाइड किया जाता है, बीपीएल कनेक्शन कितने हैं, इसकी संख्या पूछी जाती है। तो याद रखेंगे 30/9/2024 की स्थिति में ये दिया हुआ है, ठीक है, 30/9/2024 की स्थिति में तो 15.73 लाख 15.73 लाख परिवार ऐसे हैं जो बीपीएल कनेक्शन है, ठीक है। इसको पूछा जाता है बीपीएल कनेक्शनों की टोटल परिवारों की संख्या, तो 15.73 लाख कब की स्थिति में, 30 सितंबर 2024 की स्थिति में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जो जो पॉइंट मैं बताया उसको आप याद रख लेंगे, है ना, और बीपीएल जो कनेक्शन है उसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा विद्युत में आपको बहुत सारे जो परियोजना जो चलती है उसके बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। किसानों को जो मुफ्त पंप के लिए जो है बिजली दी जाती है पर यूनिट, है ना, वो एक फिक्स रेट में दी जाती है, उसको भी पूछा जाता है। तो कौन कौन से परियोजना चलती है उसको पूछा जाता है, तो उसको परियोजना वाले चैप्टर में अपन देख लेंगे। लास्ट में जब एक पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो जितने भी योजना चलती है छत्तीसगढ़ सरकार की, उसको एक वीडियो में अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो सब कंप्लीट हो जाएगा आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, ठीक है। आपका कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेलीग्राम में तो जुड़े हैं, उनको पीडीएफ भी मिल रहा है, बस वो चुपचाप पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे होंगे, लेकिन उसमें एक रिएक्शन भी नहीं देते। यहाँ वीडियो देखते हैं उसमें कमेंट भी नहीं कर सकते। भाई कमेंट करिए, आप बताइए कि कैसा लग रहा है। अगर मुझे मेरा काम अच्छा लग रहा है, आपको मेरे से पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो आप एक बार बताएंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको किस प्रकार से ये जो है पसंद आ रहा है, ठीक है। क्या कुछ सुधारने की ज़रूरत है, अगर सुधारने की ज़रूरत है तो उसको ज़रूर किया जाएगा, ठीक है। बस आप जो है वीडियो देखिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक।